अस्सलामुअलैकुम। वॉइस फॉर राइट्स ऑफ सोल्जर प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान आर्मी के साबिका सुबह सलार जनरल मिर्जा मोहम्मद असलम बेग के मुतल्लिक बात करेंगे। जनरल मिर्जा मोहम्मद असलम बेग फौज के साबिका कमांडर इन चीफ 12 अगस्त 1931 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। जवानी में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और 1950 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के छठे कोर्स में शमूलियत अख्तियार की। 1952 में बलोच रेजिमेंट में बतौर इन्फेंट्री अफसर शामिल हुए। स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी में भी शामिल रहे। 1962 में स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की। जनरल असलम बेग पाकिस्तान फौज के पहले सरबराह थे जिनका ताल्लुक न सिर्फ काकुल जनरेशन से था बल्कि वो एसएसजी कमांडो भी थे। उन्हें थिंकिंग जनरल भी कहा जाता है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में दौरान मुलाजमत और बैद अस्करी इल्म पढ़ाते रहे। उनके शागिर्दों में परवेज मुशर्रफ भी शामिल थे। यह भी कहा जाता है कि जनरल बेग 1979 में जीओसी 14 डिवीजन गुजरांवाला थे तो उस बात के हक में नहीं थे कि भुट्टो को फांसी की सजा दी जाए। चुनाचे उन्हें कुछ अरसे बाद फील्ड से बुलाकर जीएचक्यू में एजुटेंट जनरल की कुर्सी पर बिठा दिया गया। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जनरल ज़ियाउल हक से इख्तिलाफ राय रखते थे और जनरल ज़ियाउल हक भी यकीनन इस बात से बाखबर होंगे। 5 वर्ष बाद पेशावर कोर कमांड दी गई। 1986 में जीएचक्यू से तबादला करके उन्हें कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर किया गया। 1987 में उनको तरक्की देकर जनरल बनाया गया और जनरल खालिद महमूद आरिफ की जगह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। जनरल आरिफ के साथ जनरल रहीम दीन खान भी रिटायरमेंट पर चले गए जिनकी जगह तीनों अफवाज का मुश्तरका चीफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान को बनाया गया। जनरल ज़ियाउल हक सदर ममलकत के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। 17 अगस्त 1988 को अगर जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा ना फटता तो जनरल असलम बेग भी दूसरे जनरल सवार खान और जनरल के एम आरिफ की तरह वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से रिटायर हो चुके होते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के बाद जनरल बेग ने फौज की बुनियादी अस्करी नजरिए में जदीद फौजी और इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में तरमीमात पर जोर दिया और तरमीम शुदा डॉक्ट्राइन की अमली अफादियत को ज़रबे मोमन जैसी बड़ी जंगी मशकों के जरिए परखा गया। क्योंकि खुद भी बतौर इंस्ट्रक्टर रह चुके थे इसलिए उन्होंने ट्रेनिंग और लड़ाई के मुतालिक जदीद हिकमत अमली की तरफ ज्यादा अमली काम किया। ये पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी थे जिसने फौज की जदीद तालीम और तरबियत पर जोर दिया। उनके दौर में फौजी अफसरों को बैरून मुल्क पेशावराना कोर्सेज पर भेजने के पहले से ज्यादा हौसला अफजाई हुई। जब जनरल बेग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने तो अमरीकी फौजी हलकों की यह राय थी कि आदमी तो काबिल है लेकिन मन मौजी है और उसके दिमाग को पढ़ना आसान नहीं। अगले लम्हे जाने क्या सोच के क्या कह कर क्या कर जाए। पाकिस्तान के 9वें आर्मी चीफ मिर्जा असलम बेग जनरल ज़िया की अचानक हलाकत के बाद आर्मी चीफ बने थे। अगर ये सवाल उठाया जाए कि जनरल ज़िया के जहाज हादसे के पीछे जनरल असलम बेग का हाथ था तो इसके मुतल्लिक कहीं भी कोई शवाहद नहीं मिलते। ये बात जरूर है कि वो नहीं चाहते थे कि भुट्टो को इस तरह फांसी दी जाए और फिर तारीख ने देखा कि भुट्टो को फांसी दी गई लेकिन वो आज भी जिंदा है। इंसान मर जाता है लेकिन उसका नजरिया हमेशा जिंदा रह जाता है। पाकिस्तानी अवाम ज़िया हुकूमत के सताए हुए थे इसलिए जनरल बेग ने फौज के इस मनफी तशख्खुस की वजह से पसे पर्दा रख बादशाह का किरदार अदा करना ज्यादा पसंद किया। जनरल ज़िया पीपल्स पार्टी के खौफ से गैर बुनियादी जमातों पर दोबारा इंतखाब करवाना चाहता था लेकिन उसकी हलाकत के बाद अदलिया ने जमायती बुनियादों पर इंतखाब करवाने का हुक्म दिया और दिलचस्प बात यह थी कि यह हुक्म बेग साहब की हिदायत पर ही दिया गया था जिसका इंकशाफ उन्होंने फरवरी 1993 में किया था और तौहीन अदालत के मुर्तकब भी करार पाए थे। उन्होंने जमाती बुनियादों पर इंतखाबात मुनक्कद करवाए। मनमौजी जनरल ने मनमाने नताइज हासिल करने के लिए सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए थे। जो पैसा पाकिस्तान की खुशहाली बका सालिमियत बेरोजगारी तालीम और तरबियत कर्ज उतारने अवाम की फलाह बहबूद पर लगाना चाहिए था वो पैसा उन्होंने एक मजबूत पार्टी को इलेक्शन में हराने के लिए पाकिस्तान के बदनाम जमाना बनारसी ठगों में तकसीम करवाए ताकि वो बेनजीर भुट्टो को इलेक्शन में शिकस्त दिलवा सके। काश के ऐसा होता कि वो पैसा इंडिया से कश्मीर हासिल करने पे लगता लेकिन अफसोस कि पैसा ज़िया की बाकियात की बक्का की सर तोड़ कोशिश और इलेक्शन में जितवाने पर लगा दिया गया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद 11 साल ज़ियाउल हक के दौर पीपल्स पार्टी को जीतने से न रोक सके थे। जिसको ये ना तजर्बेकार लड़की समझते थे उसने इन तजर्बेकार बुजुर्गों को ऐसा
सबक सिखा दिया कि उनको नाकामी जैसी जिल्लत उठानी पड़ी। एक नातजुर्बाकार सियासतदान लेकिन आवाम में बेहद मकबूल शख्सियत बेनजीर भुट्टो, जिसकी वाहिद काबिलियत यह थी कि वो भुट्टो की बेटी थी और अपने वालिद के नजरिए को लेकर सियासी मैदान में आई और ज़ियाउल हक की बाकियात जो कि मालिशी पॉलिसियों और चंदा लेने वाले बिनारसी ठगों पर मुश्तमिल थी उन्हें ललकारा, लेकिन ये लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, लेकिन अपने एक कठपुतली को सदर बनवाने में कामयाब रहे थे, जिससे कुछ अरसा बाद 8वीं तरमीम के हथियार से मुंतखब हुकूमत को चलता करने में भी कामयाबी हुई थी। अगरचे जनरल ज़ियाउल हक के अचानक मंजर से हटने के बाद कायम मकाम सदर गुलाम इसहाक खान और जनरल बेग ने जमाती बुनियादों पर इंतखाबी अमल की बहाली का ऐलान करके बेनजीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की कामयाबी का रास्ता हमवार किया। ताहम इस ख्याल से कि 12 बरस से फाका ज़दा पेट को कहीं खालिस और बाअख्तियार जमहूरियत से बदहजमी न हो जाए, दोनों साहबों ने इंतखाबी दूध को दूध हजम बनाने के लिए उसमें इस्लामी जमहूरियत आद का चूरन और गंगा का पानी मिला दिया ताकि मामलात की रस्सी ढीली रहे और मदारी के हाथ ही में रहे। बेनजीर भुट्टो ने जनरल बेग को इंतखाबी अमल की मशरूत की बहाली और आमरीत से जमहूरियत के सफर में रुकावट न डालने के एवज तमगा जमहूरियत से नवाजा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनरल असलम बेग जो खुद को पाकिस्तान के बेताज बादशाह भी समझने लगे थे, जबकि वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उन्हें चीफ ऑफ आर्मी समझती थी, और इसी नूरा कुश्ती में पाकिस्तान की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ 1 नवंबर 1989 के दिन तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी जो नाकाम हो गई, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो की पहली हुकूमत को सिर्फ 2.5 बरस में ही बरतरफी के बाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की बारी दिलाई गई। काश के इतना गुस्सा मन मौजी जनरल कश्मीर को हासिल करने के लिए भी दिखाता तो आज पाकिस्तान का हीरो कहलाता, लेकिन इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद हुकूमत और जनरल बेग के दरमियान तनाव उस वक्त बढ़ गया जब मन मौजी फौजी ने कोयत पर इराक के कब्जे के बाद सद्दाम हुसैन की हिमायत में बयान दे डाला। उनके बारे में ये शुबहात भी पैदा हो गए कि वो ईरान के खुफिया जौहरी प्रोग्राम में मदद दे रहे हैं। जनरल बेग के दौर में ट्राइका के इस्तिलाहात आम हुई, जिसमें सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ शामिल थे। ये जनरल बेग की हुकूमती मामलात में मुदाखलत की मिसाल है। खलीज की जंग के दौरान नवाज शरीफ ने महसूस किया कि जिस तरह जनरल बेग उन्हें इख्तिदार में लाया, इसी तरह जनरल बेग उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यही वजह थी कि जनरल बेग के रिटायरमेंट से 2 माह कबल ही नए आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान किया गया, जिसके बाद जनरल बेग से हर वक्त नवाज शरीफ हुकूमत खौफजदा रही कि मन मौजी जनरल कहीं उनके साथ भी बेनजीर हुकूमत वाला काम न कर दे। ताहम जनरल बेग ने अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद एक सियासी जमात अवामी क़यादत पार्टी के रहनुमा, एक थिंक टैंक फ्रेंड्स के सरबराह और सियासी मुबसर व कालम निगार बन गए और नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट में उनके अपने नाम से जाना पहचाने वाला मशहूर मुकदमा है जो बरसों पहले दायर इस मुकदमे पर अदालत उज़्मा ने अक्टूबर 2012 में अपना फैसला सुनाते हुए साबिका फौजी सरबराह जनरल मिर्जा मोहम्मद असलम बेग और लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। अपनी दरख्वास्त में असगर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि 1990 की दहाई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत मुत्तहदा सियासतदानों को पैसे दिए गए थे। यह केस तवील अरसे तक जेर समात रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर 2012 को इस केस में मुख्तसर फैसला सुनाया था। रोजनामा पाकिस्तान के मुताबिक 18 नवंबर 1912 को सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान का केस का तफसीली फैसला जारी किया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, मिस्टर जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन पर मुश्तमिल बेंच ने अपने फैसले में करार दिया था कि इंतखाबी अमल को आलूदा करना उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल असद दुरानी का इनफरादी फेल था और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म भी दिया था। अपने मुख्तसर फैसले में फाजिल अदालत ने हुक्म दिया था कि सियासतदानों को रकूम फराहम करने की तहकीकात की जाए। इस केस में ऐसे शवाहिद सामने आए थे जिनके मुताबिक ऐवान सदर के एक सियासी सेल कायम था जो पसंदीदा उम्मीदवारों को सियासी जमात
जमातों को मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए रकम दे रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कानूनी कार्रवाई के लिए जो अहकामात जारी किए थे उनमें कहा गया था कि उस वक्त के सदर अपने उहदे का पास नहीं रख पाए, उनके खिलाफ भी आइन व कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के जरिए यूनुस हबीब समेत दीगर सियासतदानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए जो उस रकम से मुस्तफीद हुए थे। अदालत के सामने जो अधूरी तफसीलात आई थी उनके मुताबिक साबिक निगरान वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफा जतोई 50 लाख रुपए, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जूने जो 25 लाख रुपए, अब्दुल हफीज पीरजादा मरहूम 30 लाख रुपए, मुजफ्फर हुसैन शाह 6 लाख रुपए, सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक अली 50 लाख रुपए, गुलाम अली निजामानी को 3 लाख रुपए, सिंध के साबिक वज़ीर आला जाम सादिक अली को 50 लाख रुपए, गुलाम अली निजामानी को 3 लाख रुपए, सिंध के साबिक वज़ीर आला अरबाब गुलाम रहीम को 2 लाख रुपए दिए गए। इसी तरह एक सहाफी सलाहुद्दीन मरहूम को 3 लाख रुपए अदा करने का मामला भी सामने आया, जबकि यूसुफ हारून पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्हें भी 5 लाख रुपए अदा किए गए। जनरल रिटायर्ड मोहम्मद असलम बेग की तंजीम फ्रेंड्स को 3 करोड़ रुपए, जबकि चारों सूबों के अंदर भी कौमी खजाने से बिनासी ठगों की जेबें गर्म की गई। अदालत में यह चीज भी सामने आई कि यूनुस हबीब ने खुद जो रकम तकसीम की उनमें से उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर 60 लाख रुपए दिए, जाम सादिक अली को 7 करोड़ रुपए, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को 2 करोड़ रुपए, जावेद हाशमी के अलावा दीगर अरकान कौमी असेंबली को 5 करोड़ रुपए दिए गए। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी दिसंबर 1913 में अपने ओहदे से रिटायर हो गए थे, जबकि इस केस के दरख्वास्त गुजार असगर खान वफात पा गए हैं और केस गुमनाम गलियों में गुम हो गया। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, जहां भूखे बच्चों के पेट भरने के लिए रोटी चुराने वाले को बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी होती है, लेकिन कौमी खजाने को लूटने वालों को कोई सजा नहीं मिलती और मनमौजी कहलाते हैं। यह सिर्फ इसलिए होता है कि इंसान का ज़मीर जब मर जाता है, दिल से वतन की मोहब्बत खत्म हो जाती है, खौफ खुदा की जगह इख्तिदार की बदबू इंसान के दिल में घर कर लेती है, तो ऐसे लोगों से मुल्क की खुशहाली की तवक्को नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। आपसे गुजारिश है कि अपने कीमती टाइम से चंद मिनट निकाल कर उन जवानों के लिए भी दुआओं में याद रखें जो बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर अपने जान की परवाह किए बगैर सीना तान कर ड्यूटी देते हैं और वतन की हिफाजत करते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको, पाकिस्तान को और मुझे भी अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर वॉइस या वीडियो मैसेज अपने तारफ़ के साथ भेजें। आपके सवालों के जवाबात आने वाले प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।